अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम AA प्रॉपर्टी नेटवर्क है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर शेख साहब, जो कि CEO हैं AA प्रॉपर्टी नेटवर्क। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हॉक्स बे रियल एस्टेट डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी हैं। फलाई कामों में भी पेश रहते हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, काम में कुछ बेहतरी आ रही है। टाइम के साथ साथ जो है इम्प्रूव की तरफ जा रहे हैं हम लोग। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? तकरीबन 20 साल हो चुके हैं हमें। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? देखिए, मार्केट अगर हॉक्सबे के हिसाब से बात करेंगे तो हॉक्सबे की मार्केट आम जगहों के हिसाब से भी थोड़ी सी लो तो है, लेकिन उसमें आगे रेट बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं बनिस्बत दूसरे एरियो के। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान और प्लॉट्स की कीमतें क्या चल रही हैं? देखिए, अगर प्लॉट के रेट की और बात करेंगे तो वहाँ 4 कैटेगरीज हैं इसकी 42 के अंदर: 80, 120, 240 और 400 गज़ की। 80 गज़ लाख सवा लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, 120 गज़ जो है 2-2.5 लाख, 240 गज़ 3, 3.5 और 400 गज़ तकरीबन 7.5-8 लाख, ये रेट हैं अभी इस वक्त। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? हॉक्सबे की तमाम जो है लोकेशंस वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें नेवी की सोसाइटी भी है, वहाँ पर साहिल समंदर के पास हट भी हैं, उसके अंदर है ओपन लैंड भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। सब उसमें हॉक्सबे की तकरीबन पूरी साइड हम कवर करते हैं और बाकी ओवरऑल कराची में जो भी अच्छी चीज़ है उस पर काम करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेज़ी आई? देखिए, ऑनलाइन पोर्टल आने से हमारे काम में बेनिफिट ऑटोमेटिकली अच्छे ही जो है ना पॉजिटिव हुआ हमारे लिए भी, बल्कि हर स्टेट वाले के लिए पॉजिटिव हुआ। और सबसे बड़ी सहूलत जो है वो ओवरसीज क्लाइंट या आउट ऑफ सिटी क्लाइंट जो भी बैठे हैं उन्हें सहूलत हो गई कि आने जाने से अपने टाइम से काफ़ी जो है उनको बचत हुई है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? नई की और पुरानों में रेट तो फ़र्क आएगा ही ना। जैसे गाड़ी का ले लें, अगर पुरानी गाड़ी भी है तो वो भी महंगी हो गई है नई गाड़ी के रेट के उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली मकान के ऊपर भी फ़र्क तो पड़ेगा। रियल एस्टेट की फील्ड में एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? देखिए, रियल एस्टेट की फील्ड में ब्रोकर जो है वो सेलर परचेजर के बीच में ब्रिज का काम करता है। आपका ब्रोकर जो है जितना मजबूत होगा या आपका ब्रिज जितना मजबूत होगा, आपके लिए, सेलर के लिए और परचेजर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। जितना कमज़ोर होगा ऑटोमेटिकली डूबने का खतरा दोनों के लिए। कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुतल्लिका इदारों से या जो भी सोसाइटीज़ हैं उसमें उसको वेरीफाई कराएं। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखें कि एक चीज़ मार्केट से कम रेट पे आपको क्यों मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आ जाती है। और दूसरी कोशिश करें कि जो भी चीज़ मुतल्लिका चीज़ कोई भी ले रहे हैं उस एरिया में भी जाके जो है उसकी वैल्यूएशन लें आप। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? हम लोग तो वापस कर देते हैं टोकन, ऐसा कोई इशू नहीं है। और डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि सेलर है, परचेजर है। एक आम शख्स अगर कभी अपनी जमीन बेचने खड़ा होता है तो वो सोचता है यार मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो मिट्टी है, आप लोग जो चीज बेच रहे हैं वो सोना है। अमूमन हमारे पास भी ये कंप्लेनें आती हैं और लोगों की शिकायतें भी होती हैं। तो उसके देखिए सही तरीक़ेकार ये है कि जिस जगह की या स्पेसिफिक जगह की जो भी प्रॉपर्टी जहाँ की आपकी है, तो पहले तो उसको वहाँ से आप वैल्यूएशन लें उस जगह की। हो सकता है कि आपको अच्छी वैल्यूएशन वहाँ से मिल जाए। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो दूसरे इलाकों से जहाँ से आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है वहाँ पर दें। और आप डिपेंड कर लेते हैं अपने ख़ास जानने वाले स्टेट ब्रोकर के ऊपर या रिश्तेदारों के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में यही सिलसिला सुनने को मिलता है कि यार मैंने बेची थी तो मट्टी थी, अब लेने गया तो सोना। हो सकता है जिस वक्त आपने बेची हो सो भी सोना हो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हॉक्सबे का इलाका कैसा है? देखिए, अभी हॉक्सबे में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना काम करने का टाइम है। हॉक्सबे अभी आबादी की तरफ या आबादकारी की तरफ जा रहा है। एक तो ज़मीन का कब्ज़ा, फिर वहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से, फिर लीज़ खुलने वाली है। इंशाल्लाह हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि लीज़ खुल जाएगी और लीज़ मिल भी गई है एलडीए को 6324 एकड़ की। और वो इंशाल्लाह हम लोग हो सकता है कि ईद के बाद उसको अनाउंसमेंट भी लेके चले जाएँ। फिर डेवलपमेंट का हवाला है, उसके रेट बढ़ेंगे। फिर लाज़मी सी बात है कि आपकी यूटिलिटी आती हैं, उसके रेट बढ़ेंगे। और अभी इस वक्त रेट जो है ना होने के बराबर है। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद पोर्शंस का जो एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे एक स्टैंड है कि इसके ज़िम्मेदार इदारा है। जब इदारा ही जो है कानून को जो उसने जो तोड़ा है या कानून के ऊपर अमल नहीं किया है, और वो लेने वाला बेचारा जो जिसने पोर्शन लिया है वो फंस गया है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती हैं कि ये काम उस वक्त शुरू होते हैं जब रेट बढ़ाने होते हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना ज़रूरी है?
देखिए, फाइलर होने से बेनिफिट तो है, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, 2% 3% आपको बेनिफिट मिल जाता है मकान लेने में, आपको गाड़ी लेने में, हर चीज़ में फाइलर है। तो बेहतर ये है कि फाइलर बने। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं, जो 2 साल के अगर पीछे बने तो उस 2 सालों में ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है डाउनफॉल पर आई है। गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर नज़रसानी करे इन चीज़ों के ऊपर, ताकि जो आम रेटर्स हैं या आम परचेज़र हैं या सेलर हैं, उनको कम से कम जिनको बेनिफिट नज़र आएगा, बजाय इसके कि 25% के टैक्सेस वगैरह के ऊपर वो जाता है लेने वाला या देने वाला, वज़न किस पे आता है? दोनों के ऊपर ही आता है। और उसकी वजह से हमारी जो रेटर्स हैं, रेटर का हाल ख़राब हुआ है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब सेलर परचेज़र रुक जाता है या सेल परचेज़ रुक जाती है, तो बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा होता है, जो से ब्रोकर होता है या रेटर होता है, वो मर रहा है इस वक्त। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशंस वगैरह बनती जा रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज़ के हद तक ही महदूद है? नहीं, देखें, अगर एसोसिएशन के हवाले से बात करें, हमारी अपनी एक एसोसिएशन है, हॉक्सबे रियल एस्टेट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और हमने काम भी किया इसके ऊपर। इदारों के अंदर अपने आप को जो है रिकॉग्नाइज़ कराया है। और आल कराची एक हमारी एसोसिएशन है पूरी कराची की, उसका मेंबर भी हैं, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अगर एसोसिएशन के किरदार के हवाले से बात करें, हम अपना तो बता सकते हैं, लैंड ग्रिपिंग या कब्ज़ा हो चुका था और मेरे ख्याल में पूरी कराची में शायद हमारी वाहिद एसोसिएशन होगी जिसने उसको खाली कराया। हॉक्स बे रियल एस्टेट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की पिछली 5 साल कारकर्दगी क्या रही? एक तो 2 साल हमारे कोरोना के अंदर निकले जिसमें शायद ही किसी ने कोई वर्किंग की हो, बल्कि उसमें भी हमने वर्किंग की। प्रॉपर्टी जो है उस वक्त सेल परचेज पर भी थी, बहुत सारे कारोबार बंद थे, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी वाहिद जो है वो आइटम था जो सेल परचेज पे ये काम हो रहा था, जिसके ऊपर कराची की वाहिद एसोसिएशन होगी जिसने कब्ज़ा हुआ भी जगह अपनी वो खाली कराई। उसके बाद हमने हर इदारे में एप्लीकेशनें दी डेवलपमेंट, और अभी इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे भी एक हम बहुत बड़ा कन्वेंशन कराने जा रहे हैं पूरे आल कराची का। बतौर सदर हॉक्स बे रियल एस्टेट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? इदारे को जो है हर वक्त जगा के रखना, हर इदारे को हर वक्त जगा के रखना, इदारे के ऊपर कि भाई कोई तो देख रहा है ना हमें। मैं इंडिविजुअल कुछ भी नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ काम करते हैं लड़के, वो सब के सब जो है स्ट्रगल के अंदर रहते हैं, काम के ऊपर रहते हैं और एक दूसरे को जो है पुशअप देते रहते हैं। और उसी की वजह से जो है वो हम आज भी स्टैंड लेके खड़े हुए हैं और उसी की वजह से आज ये लीज़ स्कीम 42 को 6324 एकड़ की 30 तारीख को यानी 30 मई को उनको लीज़ मिली है। और ईद के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लीज़ पे वर्किंग शुरू कर देंगे। हमारा सिर्फ फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली बात है, लोग वहाँ मकान बनाएंगे, सेल परचेज होगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा, तो इस तरह है कि सबका कारोबार चलेगा। बाद स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने जो अपना कमीशन मार्जिन बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल गिरा देते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ब्रोकर की जो आप बात करें 2% का कमीशन, वो हम सेव कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते या किसी के ऊपर जो है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती के 2 से कम नहीं लेना है। देखिए, मिल के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब उस पर अमल करेंगे, कोई भी नहीं है। और हम एक दूसरे के ऊपर है कि वो 2% ले रहा है, मैं 1% ले लूँ, कोई तो आधे % भी काम कर रहे होते हैं और कोई दूसरे ब्रोकर के चक्कर में जो है वो फ्री में भी काम कर रहे होते हैं कि दूसरे को कुछ ना मिले। क्योंकि हमारी आदत है कि हमेशा हम दूसरे के ऊपर नज़र रख के बैठे होते हैं कि वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया या फिर बना दिया गया है? आबादी बढ़ती चली जा रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं और हम ऑटोमेटिकली एक कराची के अंदर कम से कम 30 लाख घर जो है वो हर साल के साल चाहिए, जिसके हम पूरा नहीं कर सकते। हम पूरा इसलिए भी नहीं कर सकते, एक तो रेट इतने हो गए हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती चली जा रही है। इसकी सबसे बड़ी हम अब वही बात करेंगे पुरानी कि पोर्शन माफिया जो है या पोर्शन जो बन रहे हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। उनकी वजह से जो एक मकान का रेट था वो 4 मकानों पे चला गया। ये 4 पोर्शन बनेंगे तो 4 मकान हो गए। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? इंशाल्लाह अच्छा ही है और उम्मीद है कि ईद के बाद या ये बजट के बाद इसमें जो है ना उम्मीद है कि हमारे पास एक अच्छी खबरें आएंगी और बेहतरी भी आएगी और इंशाल्लाह काम भी करेंगे इसके अंदर। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? लाज़मी सी बात है, अच्छा ही लगता है। जो भी हमारे उस्ताद हैं जो हम इस फील्ड में लेकर आए, आज भी हम उनकी दिल से कदर करते हैं। आल कराची की बात करेंगे, हम आल कराची में आए, आल कराची में भी हमारे बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमें सिखाया। जो हर वो बंदा आपका उस्ताद है जो आपको एक लफ्ज़ या एक सबक, एक लाइन दे। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? फैमिली के लिए तो मेरे बच्चे बताएंगे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑटोमेटिकली बात है क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, कोई शटर नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ। टाइम टू टाइम चलते हैं 9 to 5, लेकिन हमारा काम जो है वो तो ऑटोमेटिकली कि शटर नहीं है ना, तो दुकान नहीं है, मोबाइल के ऊपर सारे काम चल रहे होते हैं। 9 से 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक अगर जॉब कर रहे हैं
या ऑफिस में बैठे हैं तो उसके बाद भी लाजमी सी बात है क्लाइंट आपको टच कर रहा होता है। तो टाइमिंग का बड़ा इशू होता है, कहीं दूसरी कंट्रीज से फ़ोन आ रहे होते हैं तो वहाँ टाइमिंग का भी बड़ा इशू है। तो सब फेस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। देखिए, अगर आप स्टेट ब्रोकर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक हॉक्सबे का कन्वेंशन कराने जा रहे हैं आल कराची के प्लेटफॉर्म से, और उसकी होस्टिंग जो है वो हमें हॉक्सबे एसोसिएशन को मिली है। तो उसमें लाजमी शिरकत करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको व्हाट्सएप पे, सब पे कहीं ना कहीं उसके बैनर नज़र आएंगे, और डेट वगैरह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। उसमें लाजमी शिरकत करें, क्योंकि एक पावर है, ये वो पावर ही जो है वो हमें सबको मुत्तहद करेगी, और एक साथ नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह हर जगह पे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। मैं जनाब आमिर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। AA प्रॉपर्टी नेटवर्क के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।